हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते करते ही हम जो है मौर्य साम्राज्य में आई होप कहाँ तक पहुँच गए थे। तो हम पहुँच गए थे अर्थशास्त्र, किसका है, हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आई होप हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने क्या जानकारी किया था। हमने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है उसका जो है सामा शास्त्री ने सबसे पहली बार प्रकाशन कब करवाया था, तो वो 1909 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, इसके बाद में इसी अर्थशास्त्र को ही आधार बना करके कई सारे इतिहासकारों ने जो है क्या लिखा, पुस्तकें लिखी, जिनमें से जैसे कि भट्ट स्वामी की थी पंच प्रतिपदा पंचिका थी। तो ये किस पर आधारित थी, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। ठीक है, उन्हीं में से एक और पुस्तक हमने आपको बताई थी कि कामंडक का नीति शास्त्र था। ठीक है, और सोमदेव का नीति वाक्यमृतम था। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा किया था आप लोगों से। ठीक है, अब इसके बाद में हम उसके आगे जो है वो बढ़ाते हैं, क्या कि आगे का वो बढ़ाते हैं कि आगे हमें इसके क्या पढ़ना है। तो अब हम पढ़ना क्या है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम प्रमुख स्रोत पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अब प्रमुख स्रोतों में से हमने इंडिका पर कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसके बारे में कि इसमें कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण हैं और कितने ग्रंथ दिए गए हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो अगर अधिकरणों की बात आती है तो अधिकरणों में क्या है, अधिकरण कितने हैं, तो वो 15 हैं। कितने हैं अधिकरण कहते हैं या भाग कहते हैं, तो बात एक ही होती है। तो कितने इनकी पुस्तक को, यानी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक को कितने भागों में हमने पार्टीशन किया है, तो वो भाग जो हैं या अधिकरण हैं वो 15 हैं। अगर बात आती है प्रकरण की, तो प्रकरण कितने हैं, प्रकरण हैं 180। कितने हैं, 180। इस प्रकरण का मतलब अध्याय। इसके बाद में अगर श्लोकों की बात करते हैं तो श्लोक कितने हैं, तो श्लोकों की संख्या कितनी है, टोटल है 6000। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आपको अपने माइंड में इसको सेट करना है कि अगर बात करता है किसकी, अधिकरण की बात करता है, तो अधिकरण कितने हैं, 15। वहीं पर अगर प्रकरण पूछता है तो कितने हैं, 180 हैं। और अगर श्लोकों की संख्या पूछता है किसमें, इंडिका में, कि श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है कि श्लोकों की संख्या 6000 है। अब अधिकरण, ये जो अधिकरण है ये कितने हैं, 15। तो इस 15 अधिकरणों में से जो 6वां अधिकरण है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सप्तांग सिद्धांत, जो कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भारतीय राजनीति इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में भी जो है क्या दिया गया है, सप्तांग सिद्धांत हमें पढ़ना पड़ता है। इनका ये एक विचारक भी है, तो हमें कौटिल्य का सिद्धांत भी पढ़ना पड़ता है। तो इस कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, तो इस सप्तांग सिद्धांत में किस तरीके से राजा जो साम्राज्य है उसको कैसे व्यवस्थित करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस जो 6वां अधिकरण है, 15 अधिकरणों में से जो 6वां अधिकरण है, पूछता है कि सप्तांग सिद्धांत, जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, तो वो किस अधिकरण पर है, तो वो कौन सा अधिकरण होगा, वो होगा 6वां अधिकरण, आपका आंसर होगा। अब इन सप्तांग सिद्धांत में क्या कौन कौन आते हैं, 7 लोग हैं, जिनमें राजा हैं, अमात्य हैं, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। क्या क्या है, ये आपको एक तरफ से सीरियल से लर्न करना है। इनको ये नहीं कि दूसरे को पहले नंबर पे कर दिया, तीसरे को दूसरे नंबर पे कर दिया, जिस क्रम से हमने लिखा है उसी क्रम में आपको लर्न करना है। तो क्या है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कभी कभी पूछता क्या है, कभी कभी पूछ लेगा कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को आप क्रम से लगाइए, नीचे से पूछ लेता है या कभी कभी ऊपर से पूछ लेता है। तो हम तभी उसको क्रम से लगा पाएंगे जब आपने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा है।
तो अगर सप्तांग सिद्धांत की बात करता है तो 7 चीजें आती हैं क्या? राजा, अमात्य। राजा तो राजा से आप समझते ही हैं। अब इसके बाद में अमात्य कौन होते थे? अमात्य जो है इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, तो अमात्य किसको कहा है? तो अमात्य कहा है योग्य अधिकारियों को, जो शासन तंत्र चलाते थे। तो उनमें से योग्य अधिकारियों को इन्होंने क्या कहा है? तो अमात्य की संज्ञा दी है। जनपद की अगर बात करते हैं तो जनपद की तुलना किससे की है? भुजाओं से किया है। फिर इसके बाद में क्या है? दुर्ग है, मतलब कि एक सुव्यवस्थित राज्य में जो है, साम्राज्य में दुर्ग भी होना चाहिए। कोश, अगर जो साम्राज्य है उसको सुदृढ़ बनाना है तो उसका कोश बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई देशद्रोही पकड़ा जाता है या राजदूत पकड़ा जाता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। और क्या है? 7वें नंबर पे क्या है? तो वो आता है मित्र। तो इस तरह से जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत तो कितने अंग थे? तो वो थे 7 अंग। ठीक है। अब इसके बाद में इन्हीं सप्तांग सिद्धांतों में जो है किसका वर्णन किया गया है? अध्यक्षों का वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष, जैसे अध्यक्ष कई सारी चीजों की, जैसे कोई जहाजरानी का अध्यक्ष अलग होता था, रसोइये का अलग होता था। ठीक है। और इसके बाद में मतलब बहुत सारी चीजें, शासन प्रशासन चलाता था उसका अलग होता था, वित्त विभाग का अध्यक्ष वो अलग होता था। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी? ये अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो इसमें अगर पूछता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की संख्या कितनी है, कितने अध्यक्षों का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? 26 या 28। ठीक है। आपको ये देखना है, 2 ऑप्शन में से एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। या तो 26 होगा या तो 28 होगा। तो 26 का भी वर्णन किया है अध्यक्षों का भी, और क्या है? 28 अध्यक्षों का भी वर्णन किया है। इसके बाद में अगर तीर्थ आते हैं, तीर्थ की बात करते हैं, तो तीर्थों की संख्या कितनी है? तो वो 18 है। ठीक है। 18 में ये तीर्थ कौन से होते थे? ये अधिकारी होते थे। अधिकारियों को जो है क्या कहा गया है? तीर्थ की संज्ञा दिया गया है। इसके बाद में इसमें जो ये अर्थशास्त्र पुस्तिका है, इसमें गुप्तचरों का भी उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपको क्रम से अपने माइंड में सेट करना है। पहले सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, कौन से अधिकरण में? 6वें अधिकरण में। इसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या था? अध्यक्षों की संख्या अगर पूछता है तो अध्यक्षों की संख्या कितनी है? 26 या 28। क्लियर। इसके बाद में अगर बात करता है तीर्थों की संख्या कितनी है, तो तीर्थ कितने होते हैं? तो तीर्थ हैं 18। ठीक है। इसके बाद में अगर गुप्तचर पूछता है कि गुप्तचरों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, तो कथन और कारण में आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचरों का भी वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं कितने प्रकार के गुप्तचर होते थे, तो गुप्तचरों की अगर बात की है तो 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। कौन कौन से? एक होते थे संस्था और दूसरा होते थे संचरा। क्या होते थे? एक होता था संस्था गुप्तचर और दूसरा कौन सा होता था? संचरा गुप्तचर। अब ये संस्था गुप्तचर कौन है और संचरा गुप्तचर कौन है? संस्था मतलब राज दरबार में ही रहकर जो व्यक्ति जो गुफ्तगू करता था, जो बातों को सामने जो राज खोलता था, जानकारी करता था, कहाँ पर? राज दरबार में रहकर, वो क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे। ठीक है। संस्था गुप्तचर। वहीं पर बात करते हैं संचरा की, तो ये संचरा जो वो गुप्तचर होते थे, पूरे राज्य में इन अधिकारियों को गुप्तचर के रूप में जो है भेज दिया जाता था। तो मतलब संचरा मतलब चल करके, पूरे राज्य में चल करके जो है वहाँ की जासूसी जुटाना। तो वो कौन से होते थे? ये होते थे संचरा। तो संस्था कहाँ से जासूस जुटाते थे? ये दरबार में ही रह करके जासूसी एकत्र करते थे, सूचनाएं इकट्ठे करते थे, गुप्त सूचनाएं। वहीं पर अगर संचरा की बात आती है तो ये क्या करते थे? पूरे राज्य में टहल करके जो है गुप्त सूचनाएं एकत्र करके और राजा तक पहुंचाते थे। तो ये आई गुप्तचरों वाली बात। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात आती है, पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है?
9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इन्होंने इस पुस्तक में और क्या दिया गया है, इसमें और बताया गया है कि शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार है। किसमें कहा गया है, जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें कहा गया है कि ये जो है शूद्रों को ये अधिकार देता है कि शूद्र भी संपत्ति के अधिकारी हैं, वो भी संपत्ति रख सकते हैं। और क्या बताया गया है कि इनको सेना में भर्ती हो सकते हैं, ये भी बताया गया है। क्योंकि उस समय तो मैंने बताया नहीं था कि जो वैदिक परंपराएं चली आ रही थी उनमें इतनी कुरीतियां आ गई थी, शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। उनको ना तो संपत्ति रखने का अधिकार था, उनका सिर्फ और सिर्फ काम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों जो है वर्गों की सिर्फ और सिर्फ गुलामी करना, यही इनका काम था। तो लेकिन इन्होंने, कौटिल्य ने इसका खंडन किया, और खंडन क्या किया कि शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार है और वो सेना में क्या हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें जो है दो, इसी कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, इसमें 2 प्रकार के राजमार्गों की व्याख्या की गई है। वो कौन कौन से हैं, व्यापारिक मार्गों जो है वर्णन किया गया है, और कौन कौन से हैं, एक है उत्तरापद और दूसरा कौन सा है, दक्षिणापद। एक क्या है, एक है उत्तरापद और दूसरा है दक्षिणापद। इस दक्षिणापद को ज्यादा महत्व दिया गया है उत्तरा पक्ष की अपेक्षा। ठीक है, उत्तरा पथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि दक्षिणा पथ जो राजमार्ग था उसके लिए, व्यापार के लिए जो है इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं सेना की, कि सेना कितने प्रकार की थी, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है 5 प्रकार की थी। इसकी सेना में पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना भी थी, और गज सेना भी थी, रथ सेना भी थे, और जहाजरानी सेना भी थे। मतलब 5 प्रकार की सेना का वर्णन किया है। ठीक है, जिसमें कि ये जो गज सेना है, गज सेना का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है किसने, सिल्यूकस ने किया है। जो कि सिल्यूकस कौन था, तो ये सीरिया का शासक था, यानी कि सिकंदर का उत्तराधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि गज सेना का वर्णन किसने किया है, तो किसने किया है, सिल्यूकस ने किया है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि क्या इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भी दक्षिण विजय भी किया था। तो एक कौन से संगम ग्रंथ है, 2 संगम साहित्य हमारे सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है अहनानूर, जिसके लेखक कौन है, मामूलनाथ। कौन है, मामूलनाथ। ये संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य है, सबसे पहली चीज तो आपको बताते हैं संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य मतलब दक्षिण भारत का इतिहास संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मैं जहाँ जहाँ संगम साहित्य की बात करती हूँ, इट मीन्स ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। तो यही संगम साहित्य में से 2 पुस्तकें आती हैं। कौन सी, एक आती है अहनानूर और दूसरी आती है परड़र। कौन सी आती है, परड़र। तो अगर अहनानूर की बात करते हैं तो अहनानूर के लेखक कौन है, मामूलनाथ है। वहीं पर परड़र के लेखक कौन है, कपिलर हैं। ये तो ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय भी किया था। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक है, एक है अहनानूर और दूसरी कौन सी है, परड़र। इन दोनों पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का वर्णन जो है किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या आता है, ये जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन से संबंधित जो चीजें दी गई थी, उसके बारे में हमने आपसे वर्णन किया। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं कहाँ, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरफ। एक पुस्तक है क्या, राजतरंगिणी पुस्तक है, जिसको किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। तो इस पर भी मौर्यों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या मिलते हैं इसके बारे में जो है हम बताते हैं। तो इसमें जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो 2 चीजें कौन सी हैं कि एक तो अशोक ने
जो है श्रीनगर की स्थापना किया था। ठीक है, श्रीनगर यानी कश्मीर कहाँ है, कश्मीर में है। तो अशोक ने, आई होप आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था कौन, अशोक था। तो इस तरह से जो अशोक ने जो है कश्मीर नगर को बसाया था, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। वो किसमें, कल्लड़ की राजतरंगिणी में। दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा ये बताया गया है कि ये जो अशोक था ये शिव उपासक भी था। किसका उपासक था, शिव जी का उपासक था। ठीक है, तो इस तरह से जो है अशोक के बारे में दो चीजें जानकारी मिलती हैं। कौन कौन सी, कल्लड़ की राजतरंगिणी में कि अशोक ने कश्मीर को बसाया था। वहीं पर अगर बात करते हैं कि ये किसका उपासक था, तो ये शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, इस तरह से दो चीजें आई कल्लड़ की राजतरंगिणी में, और ये सारी चीजें जो हमने आपसे डिस्कस किया, ये सारी चीजें निकल करके किस में आई, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण से, तो इसलिए इसकी एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या कंप्लीट किया, ये सारे आते हैं किसके अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत। तो जो हमने क्या, जो स्रोत में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था साहित्य में, तो एक हमने क्या पढ़ा था, धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या पढ़ा था, लौकिक साहित्य। वहीं पर तीसरा क्या था, विदेशी यात्रियों के विवरण आए थे। क्या आए थे, विदेशी यात्रियों के विवरण। आप नोट्स बना रहे होंगे तो पीछे खोल करके देखिएगा कि हमने 3 भागों में बांटा था। तो तीसरे नंबर पर कौन आता है, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका। कौन सी है, मेगास्थनीज की इंडिका। अब इसकी खास विशेषता क्या है, इसकी खास विशेषता ये है कि ये अपने मूल रूप पे नहीं प्राप्त हुई है। कौन सी, इंडिका पुस्तक जो है ये अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है। तो अब जब अगर मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई तो हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो उस समय जब मौर्य साम्राज्य स्थापित था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो अन्य विदेशी इतिहासकार भी आए, जिनमें से कौन कौन से थे, इनकी जानकारी यूनानी लेखकों के साहित्य से इन लोगों ने जुटाया। जैसे कौन, स्ट्रैबो था, एरियर था और प्लूटार्क था। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग आए हुए थे। तो जो मेगास्थनीज की इंडिका है, तो ये अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है। इन्हीं तीनों की ने जो पुस्तकें लिखी, इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से, जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कि ये चीज आपने कहाँ से भी प्राप्त की, तो जो लेखक है तो उन्होंने क्या बता दिया कि नहीं, इस चीज का साक्ष्य, फला चीज का साक्ष्य हमने उस पुस्तक से ली है, स्ट्रैबो की पुस्तक से ली है। मान लो अगर सेना से संबंधित अगर कोई बात है कि उसको कहाँ से लिया गया, तो हमने स्ट्रैबो की उससे लिया। किसी ने कहा हमने प्लूटार्क की बुक से हमने ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से हम अगर नेट के फर्स्ट पेपर में कहें तो हम अगर उसको कहेंगे साहित्यिक चोरी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हमने क्या जाना कि यह अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है। अगर मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है तो कैसे जानकारी मिली, तो जानकारी हमें मिली उस समय कई सारे यूनानी इतिहासकार यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, और उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जो है हमने क्या किया, इसकी रचना कर दी। ठीक है, इस तरह से जो है मेगास्थनीज की इंडिका थी। ठीक है, अब इसके बाद में मेगास्थनीज, अब हम आपको मेगास्थनीज के बारे में बताते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज, तो पहली चीज तो मेगास्थनीज जो है सिल्यूकस का राजदूत था। कौन था, सिल्यूकस का जो है मेगास्थनीज राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब सिल्यूकस का राजदूत था, कौन था, मेगास्थनीज। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्यों आया, आपके मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा। तो आइए हम बताते हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि ये जो सिल्यूकस था ये कहाँ का शासक था, ये सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था, सीरिया का। अब ये जो सिल्यूकस था सीरिया का शासक था। सीरिया से जो सिकंदर का ये उत्तराधिकारी भी था। क्या था, सिकंदर का उत्तराधिकारी भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के पहले, आई होप आपको पता होगा
कि मगध पर साम्राज्य किसका स्थापित था, वो नंदों का स्थापित था, जिसमें कि मुख्य रूप से घनानंद राज कर रहा था। घनानंद को मार करके या हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो जब घनानंद मगध साम्राज्य पर बैठा था तब सिकंदर ने अटैक किया था भारत पर, ठीक है, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। लेकिन भारत के सीमावर्ती वाले क्षेत्र जितने भी थे तो उसने जीत लिए थे। किसने? सिकंदर ने। तो जब सिकंदर ने जीत लिया, उसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठेगा और उसको पता है कि हमारे दादा या परदादा ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता था, तो वो अपना अधिकार समझेगा ही। तो उसने जो है क्या किया कि अपना अधिकार समझ करके जो है इसने क्या किया कि जो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे इन पर अटैक कर दिया। लेकिन जब सिकंदर ने अटैक किया था तब नंदों का शासन था, लेकिन जब सेल्यूकस अटैक कर रहा है तब कौन आ गया है? मौर्य आ गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इस सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। इस सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कब किया? तो वो डेट कब थी? 304 बीसी में, 304 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अटैक किया तो इस सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त कर दिया। और परास्त तो कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो जो सेल्यूकस की पुत्री थी, कौन थी? सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना थी। कौन थी? हेलेना। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना थी। तो सेल्यूकस ने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था अब कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, घनानंद की तरह नहीं है। अगर हम इससे वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित कर रहे हैं तो हो सकता है ये हमारी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसने क्या किया, इस सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। समझ में आई स्टोरी? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जब इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो जब पुत्री का विवाह कर दिया, यहाँ भारत वो उनकी पुत्री आ गई, तो इसको सेल्यूकस को ये लगा कि हमें जो है अब हमने संबंध तो स्थापित कर लिए हैं, हमें अपना राजदूत भी भेजना चाहिए। तो इस सेल्यूकस ने किसको भेजा था? राजदूत के रूप में हेलेना के साथ इस मेगस्थनीज को भेजा था राजदूत के रूप में। कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर अब आप स्टोरी के माध्यम से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का उत्तराधिकारी था। ये कहाँ का राजा था? तो ये सीरिया का राजा था। एक चीज और पूछता है कि मेगस्थनीज जब राजदूत के रूप में भारत आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ये कहाँ का जो है राजदूत था? तो ये वहीं पर था, एक कांधार या अराकोसिया। कांधार या अराकोसिया वहीं पर था, क्या राजदूत के रूप में था। तो ये इसका सेल्यूकस का सबसे विश्वास पात्र था। तो इसने अराकोसिया से ही जो है डायरेक्ट इसको कहाँ भेजा था? भारत भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो मेगस्थनीज था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो जब आया था तो कहाँ से आया था? तो ये कहाँ से आया था? कांधार से या फिर अराकोसिया से। भेजा किसने था? सेल्यूकस ने भेजा था। ये राजा कहाँ का था? ये सीरिया का राजा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात आती है किसकी? अब हेलेना का विवाह हो गया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हो गया, लेकिन यह एक भारत की सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। भारत का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, जो कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ये अंतरराष्ट्रीय विवाह था पहला, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं ये मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में। तो मेगस्थनीज की इंडिका जो थी, इसका सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किसने किया है? एक थे स्वानवेग, जिन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया है। अगर अंग्रेजी में बात पूछता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो एक थे
मैक्रिंडल महोदय, जिन्होंने जो है किसमें अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अभी हमने क्या कंप्लीट किया, ये इतने सारे आए थे, कौन से विदेशी यात्री आए थे, कौन कौन से, ये स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क और कौन, मेगास्थनीज, ये कौन से थे, विदेशी यात्री आए थे। इन्हीं के विवरणों से में हमें क्या मिलता है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो जो विदेशी यात्रियों के विवरण आए हुए थे तो ये सारे कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब है कि जो मौर्य साम्राज्य में स्रोतों के अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत आते थे वो इतने सारे थे। क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करने वाले क्या हैं, अभिलेखीय स्रोत। क्या स्टार्ट करने वाले, दो भागों में बांटा था, साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत। तो अब हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, अभिलेखीय स्रोत। अब अभिलेख, सबसे पहली चीज तो अभिलेख होता क्या है, तो अभिलेख जो है जैसे किसी राजा के द्वारा बहुत लंबे समय तक कोई राजा अपनी जानकारी देना चाहता है, ठीक है, तो वो राजा उस समय क्या करता था, ये अपने लेख किस पर लिखवाता था, ये पत्थरों पर भी लिखवाता था, चांदी पर भी लिखवाता था, सोना पर, तांबा और मंदिर की प्रस्तर, दीवारों और स्तंभों पर ये क्या करता था, अभिलेखों को लिखवाते थे। ठीक है, तो अभिलेख का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ पत्थर पर लिखवा, अभिलेख तो अभिलेख ही होता है ना, हर कहीं भी हो सकता है, पत्थर पे भी हो सकता है, सोने पे भी, मतलब इतनी छोटी सी सोने की पट्टी हुई, उसमें कोई सूचना दे दी गई राजा के द्वारा, चांदी की है, तांबे की है, ठीक है, कोई मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में जो है अभिलेख लिख दिया गया, थोड़ा सा छोटा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इस तरह से ये अभिलेख होता है, अभिलेख इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अभिलेखों के माध्यम से भी मौर्यों की जानकारी मिलती है, तो क्या आप जानते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। तो हम जानेंगे क्या कि सबसे पहली चीज तो अभिलेखों के अंतर्गत कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। वहीं पर अगर सिक्कों के अध्ययन की बात आती है तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे नोमोस्ट्रोटिक। क्या कहेंगे? नोमोस्ट्रोटिक। सिक्कों के अध्ययन को एपिग्राफी अगर पूछता है, सॉरी, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, वहीं पर अगर सिक्कों के अध्ययन को पूछता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो वो नोमोस्ट्रोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि ये अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने जो है अभिलेखों के माध्यम से सबसे पहले जनता के मध्य संबंध स्थापित किया। क्लियर हुआ? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने जो है क्या किया है, अभिलेखों के माध्यम से जो है जनता के मध्य संबंध स्थापित किया है। ठीक है, वैसे तो अशोक को अभिलेखों का प्रारंभकर्ता नहीं मानते हैं। प्रारंभकर्ता क्यों नहीं मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो अशोक का दादा था, अशोक के जो दादा थे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पूर्व भी इनके अभिलेख पाए गए, मतलब अशोक के पूर्व भी अभिलेख पाए गए हैं। तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभिलेखों के प्रारंभकर्ता अशोक थे, ये कहना हमारे लिए मिथ्या होगा। ठीक है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो नियमित अभिलेखों का प्रचलन कराया गया, नियमित कराया गया है कि नियमित अभिलेखों का प्रचलन अगर कराया है या जनता के मध्य संवाद स्थापित करने की कोशिश किया है, तो वो किसने किया है, तो हम अशोक को श्रेय दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अभिलेखों का प्रचलन या अभिलेखों का सर्वप्रथम प्रारंभ अशोक ने किया है, तो ये गलत होगा। उसका हमें साक्ष्य भी मिलता है। सबसे पहली चीज तो बात आती है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख पिपरहवा अभिलेख है। ठीक है, कौन सा है? पिपरहवा अभिलेख है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के भी अशोक के पूर्व यानी कि अशोक के दादा जो थे, दादाजी थे, उन्होंने 2 अभिलेख खुदवाए थे। कौन कौन से? एक था सोगौरा अभिलेख और दूसरा था कौन सा? महास्थान अभिलेख। क्या था? एक था सोगौरा अभिलेख
और दूसरा कौन था, महास्थानाभिलेख। तो सोगौरा की अगर बात करता है कि सोगौरा कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसके बाद में अगर महास्थान की बात करता है तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब ये दोनों अभिलेख फेमस क्यों है, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल की बात अगर आती है तो वो कहाँ पर पाई जाती है, सॉरी एक मिनट, तो ये बात कहाँ पर आती है, अकाल की बात इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से बताई गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल जैसी बात आती है, इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, वही हमने क्या बताया कि अशोक को अभिलेखों को नियमित जारी करवाने का जो है, नियमित अगर जारी करवाने का श्रेय जाता है तो वो किसको जाता है, अशोक को जाता है। ठीक है, तो ये था क्या, अभिलेखों से संबंधित कुछ बातें थी, अभी कुछ बची हुई हैं जिसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।